दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस हब में। और आप लोग देख रहे हैं साइंस की स्पेशल सीरीज 121। यह इंपॉर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी के लिए, पीएचडी, टीएचडी, सुपर टेट, टेट, इवन ऐसे सारे एग्जाम जिसमें साइंस आती है। ये सीरीज सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं सारे के सारे आए हुए ही क्वेश्चंस हैं। तो आइए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज 451 नंबर से। देखते हैं क्या है 451 नंबर क्वेश्चन। किसी पात्र में द्रव की किसी मात्रा की आभासी गहराई 15 सेंटीमीटर है। कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। यदि इसकी वास्तविक गहराई 20 सेंटीमीटर हो तब द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा? ऑप्शन ए 0.75, ऑप्शन बी 21.33, ऑप्शन सी 300, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? 1.33। तो बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, होता क्या है, किसी पात्र में द्रव की किसी मात्रा की आभासी गहराई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसकी वास्तविक गहराई 20 सेंटीमीटर हो तब द्रव का जो अपवर्तनांक है 1.33 होगा। कोई फार्मूला क्या होता? अपवर्तनांक बराबर होता है वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। क्या हो जाएगा दोस्तों? वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई हो जाएगा। अर्थात देखिए दोस्तों, वास्तविक गहराई कितनी दी गई है? आप लोग देखिए, देखिए वास्तविक गहराई 20 सेंटीमीटर है और आभासी गहराई 15 है। तो 20 बटे जब 15 कर देंगे तो आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? 1.33 आ जाएगा। देखिए 20/15 कर दीजिए, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4/3। 4/3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.33। तो 451 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे 452। किसी कागज की शीट पर स्याही के निशान के ऊपर आयताकार 12 सेंटीमीटर मोटे कांच के एक टुकड़े को रखा जाता है। सतह में स्याही कितनी ऊपर उभरी हुई दिखाई देगी? ऑप्शन ए 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 3.2 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 3.8 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 4 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन अपने पास क्या है डियर स्टूडेंट? क्वेश्चन है 452 और आपको बताना है इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर। चलिए देखिए क्या है। किसी कागज की शीट पर स्याही के निशान के ऊपर आयताकार 12 सेंटीमीटर मोटे कांच के एक टुकड़े को रखा जाता है। सतह में स्याही 4 सेंटीमीटर ऊपर उभरी दिखाई देगी। अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे 453 है। पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी की सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा, ऑप्शन ए पानी का स्तर घटेगा, ऑप्शन बी पानी बाहर गिरेगा, ऑप्शन सी पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी पानी छलक सकता है और नहीं छलक सकता है। क्वेश्चन नंबर है 453 और पूछा गया है इसका करेक्ट आंसर आपको बताना। क्वेश्चन क्या है? पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी की सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो होगा क्या? देखिए, आंसर सुनिए ध्यान से आप लोग। पानी के ऊपर तक भरे एक मग में पानी की सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का जो पानी की सतह है वह अपरिवर्तित रहेगी। देखिए, बर्फ के पिघलने से पानी की सतह पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर, ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन है अपने पास 454। लकड़ी के टुकड़े के आयतन का 4/5वां भाग किसी तरल में डूबा हुआ तैर रहा है। यदि लकड़ी का आपेक्षिक घनत्व 0.8 है तो ग्राम प्रति मीटर क्यूब में तरल का घनत्व क्या होगा? ऑप्शन ए 750 ग्राम पर मीटर क्यूब, ऑप्शन बी 1000 ग्राम पर मीटर क्यूब, ऑप्शन सी 1250 ग्राम पर मीटर क्यूब, ऑप्शन डी 1500 ग्राम पर मीटर क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर है 454 और पूछा गया है कि लकड़ी के टुकड़े का कोई आयतन है 4/5वां भाग किसी तरल में डूबा हुआ है।
तो इसका जो आपेक्षिक घनत्व लकड़ी का वह 0.8 है। मीटर में तरल घनत्व क्या हो जाएगा, किसमें, ग्राम प्रति मीटर क्यूब में आपको दोस्तों बताना है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1000 ग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 5 इंटू 0.8 अपॉन 4 और इंटू 1200 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1000 ग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन अपने पास 455 नंबर है। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। ऑप्शन ए 0 सेल्सियस पर, ऑप्शन बी 4 सेल्सियस पर, ऑप्शन सी -4 सेल्सियस पर, ऑप्शन डी 0 फ़ारेनहाइट पर। बताइए किस तापमान पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। दोस्तों देखिए जो 404 सेल्सियस दिया गया इस पर जो जल का घनत्व होता है वह सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 455 और इसका एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर देख पा रहे होंगे 456। अगर किसी पिंड का हवा में भार 100 ग्राम है और पानी में डालने पर भार सिर्फ 92 ग्राम है तो उस पिंड का आयतन क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 456 है और ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है ऑप्शन ए 8 सीसी, ऑप्शन बी 16 सीसी, ऑप्शन सी 100 सीसी, ऑप्शन डी 92 सीसी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर किसी पिंड का हवा में भार 100 ग्राम है और पानी में डालने पर भार सिर्फ 92 ग्राम है तो उस पिंड का जो आयतन है 800 सीसी होगा। किसके सिद्धांत के अनुसार, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार। क्योंकि इन्होंने ही बायन फोर्स के प्रिंसिपल को दिया था। उत्प्लावन बल के बारे में सबसे पहले जानकारी आर्किमिडीज ने ही दी थी। और इन्होंने सबसे पहले किस वर्ड्स का यूज किया था जब टब में नहा रहे थे, यूरेका वर्ड्स का यूज किया था दोस्तों, जिसका अर्थ होता मिल गया। तो फिलहाल 456 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर है 457। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े न तैरने का कारण क्या है। ऑप्शन ए लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, ऑप्शन बी लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से अधिक होता है, ऑप्शन सी लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार के बराबर होता है, ऑप्शन डी यह जल का विस्थापन नहीं करता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या है, 457 है और आपको बताना है इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन बहुत सिंपल है, चलिए आंसर बताते हैं। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। क्या होता है, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट है। क्या है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अब क्वेश्चन अपने पास 458 देखते हैं क्या है। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निम्नलिखित पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, ऑप्शन क्या है, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, ऑप्शन बी ठोस के द्रव्यमान पर, ऑप्शन सी ठोस के भार पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन दिया गया द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निम्नलिखित पर निर्भर करती है। अर्थात किस पर निर्भर करती है। चलिए ऑप्शन आपको आंसर बताते हैं। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करती है। अच्छा, ठोस जितने ही द्रव की मात्रा को हटाएगा उसी पर उसकी मात्रा निर्भर करती है। अर्थात इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब क्वेश्चन नंबर है अपने पास 459। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते क्योंकि। यह ऑप्शन है प्रजनन में बाधा डालता है, ऑप्शन बी मच्छरों के लिए उच्च विष है, ऑप्शन सी लार्वा पानी में डूब जाता है, ऑप्शन डी मच्छरों को भगाता है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ये है
459। और आपको बताना है कि स्थिर जैसे पानी जमा हो कहीं, तो उसमें जब मिट्टी का तेल डाल देते हैं, केरोसिन डाल देते हैं, तो मच्छर कैसे मर जाते हैं। देखिए क्या होता है कि स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि लार्वा पानी में डूब जाता है। जो सरफेस टेंशन या पृष्ठीय तनाव जो पाया जाता है, पृष्ठ तनाव जो पाया जाता है पानी की सतह पर, वो परत टूट जाती है मिट्टी का तेल डालने से। और फिर उसके बाद क्या होता है, उसी में मच्छर के लार्वा फिर डूबकर मर जाते हैं। इसलिए दोस्तों 459 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर देख पा रहे होंगे 460। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी राइट ब्रदर्स, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी आर्किमिडीज। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है अपने पास 460 और पूछा गया है लॉ ऑफ फ्लोटिंग जो प्रिंसिपल था वो किसने लॉन्च किया था। देखिए दोस्तों, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने की थी। इसी को पानी में तैरने का सिद्धांत भी कहा जाता है। आपने महसूस किया होगा कि जिसका वजन वायुमंडल में अगर 100 किलो है तो उसे उठाना कठिन है, बट अगर यही वस्तु पानी के अंदर हो तो उठाना थोड़ा आसान हो जाता है। इसे बाइंड फोर्स या उत्प्लावन बल भी कहते हैं। और बताएं दोस्तों, राइट ब्रदर्स ने वायुयान की खोज की थी। बाय चांस आपसे पूछा जाए कि जो एरोप्लेन है इसकी खोज किसने की थी, राइट ब्रदर्स ने। लॉ ऑफ फ्लोटिंग प्रिंसिपल या सिद्धांत की खोज किसने की थी, आर्किमिडीज ने की थी। न्यूटन ने बल के नियम दिए थे, गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। फिलहाल जो अपना क्वेश्चन है 460, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब दोस्तों अपने पास क्वेश्चन है 461 नंबर। देखिए 461 नंबर क्या है। अगर किसी झील के तल से ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब क्या है। ऑप्शन ए कम होगा, ऑप्शन बी बढ़ेगा, ऑप्शन सी वही रहेगा, ऑप्शन डी शून्य हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 461 और बताना है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर किसी झील के तल से ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब कम होता है। क्या होता है, दाब कम होता है, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन है अपने पास 462। निम्नलिखित में से असत्य को चुने। ऑप्शन ए हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मापन की इकाई है, ऑप्शन बी केल्विन तापक्रम मापन की इकाई है, ऑप्शन सी बेल वातावरणीय दबाव मापन की इकाई है, ऑप्शन डी ओम विद्युतीय प्रतिरोध मापन की इकाई है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है 462 है और बताना इसमें में से 4 ऑप्शन दिए गए कौन सा असत्य है। देखिए जो बेल है वह ध्वनि मापन की इकाई है, यही दोस्तों असत्य है। बाकी हर्ट्ज जो फ्रिक्वेंसी मापन की इकाई है, केल्विन तापक्रम का है, और जो ओम है विद्युतीय प्रतिरोध मापन की इकाई है। बेल वातावरणीय दबाव का नहीं है। और दबाव की बात करें या इसको दाब भी कहते हैं, तो इसका जो मापन की इकाई होती है वह पास्कल होती है। क्या होती है, पास्कल होती है। फिलहाल 462 का जो करेक्ट आंसर है अर्थात असत्य वाक्य है वह है ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे 463। मछलियां जमे पानी की झील में जीवित रह सकती क्योंकि। ऑप्शन ए मछलियां गर्म खून की होती हैं, ऑप्शन बी मछलियां बर्फीली मौसम में सुसुप्ता अवस्था में रहती हैं, ऑप्शन सी झील की तली का पानी जमता नहीं, ऑप्शन डी बर्फ मछलियां तक ऊष्मा पहुंचाती हैं। ये क्वेश्चन है कि आपने देखा होगा कि सर्दियों में झील जम जाती है, ठीक है, बट उसके नीचे मछलियां जीवित रहती कैसे। कभी सोचा आपने ऐसा कैसे होता कि पूरी झील जम जाए, उस पे आप स्केटिंग करें, रनिंग करें, दौड़े भागे, बट अंदर मछलियां जीवित हैं। देखिए झील के तली का जो पानी है वह जमता नहीं है, यही कारण है कि मछलियां जमे पानी की झील में भी जीवित रह सकती हैं, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट है। अब क्वेश्चन है अपने पास 464। देखना है 464 क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं इसको। वैसलीन लेपित सुई क्षैतिज स्थिति में जल पृष्ठ पर धीरे धीरे से डुबोई जाती है, वही तैरती हुई प्रतीत होती यह घटना खालिस्तान का उदाहरण है, अर्थात किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए केशिका क्रिया, ऑप्शन बी पृष्ठीय तनाव, ऑप्शन सी आर्किमिडीज सिद्धांत, ऑप्शन डी तीनों में से कोई भी सही नहीं है। तो आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखिए
चलिए बताते हैं। पृष्ठीय तनाव के कारण वैसलीन लेपित सुई क्षैतिज स्थिति में जल पृष्ठ पर धीरे धीरे से डुबोई जाती है, वह तैरती हुई प्रतीत होती है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पृष्ठीय तनाव या पृष्ठ तनाव को इंग्लिश में सरफेस टेंशन भी कहते हैं, और इसी पृष्ठीय तनाव के कारण या पृष्ठ तनाव के कारण जो बारिश होती उसमें बूंदें जो बारिश की होती, पानी की जो बूंदें होती वह वृत्ताकार होती हैं, गोलाकार इसी के कारण होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन है अपने पास 465। देखना है कि 465 क्वेश्चन क्या है। निम्नांकित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए, पिघलने पर ठोस सामान्यतः फैलता है। ऑप्शन सेकंड, पिघलने पर बर्फ सिकुड़ती है। ऑप्शन थर्ड, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड, और ऑप्शन डी में तीनों दिए गए हैं। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें में से कौन से कथन सही हैं। देखिए दोस्तों, पिघलने पर जो ठोस है समानता फैलता है, पिघलने पर बर्फ सिकुड़ती है, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, सभी दोस्तों कथन सही है, अर्थात ऑप्शन कौन सा है? डी करेक्ट है। अब क्वेश्चन है अपने पास 466। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि ऑप्शन ए, तेल बहुत हल्का है। ऑप्शन बी, तेल वाष्पशील है। ऑप्शन सी, सतह तनाव घटने के कारण। ऑप्शन डी, कैपिलरी क्रिया के कारण। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? 466 है, और बताना है आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखिए, कैपिलरी क्रिया के कारण लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है। कोशिका या केशिका नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? केशिकत्व कहते हैं। इंग्लिश में इसको कैपिलरी भी कहते हैं। उदाहरण आप जान सकते हैं क्या क्या है? ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही का सोखना। जो ब्लॉटिंग पेपर होता है वह स्याही को सोखता है, यह भी एक केशिकत सिद्धांत के अंतर्गत आता है। लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना, दिया जलाते हैं, जो दीपक जलाते हैं उसमें जो तेल ऊपर चढ़ता है वह केशिकत सिद्धांत के अनुसार ही होता है, ये केशिकत की ही घटना के अंतर्गत आता है। मिट्टी के ढेले को जल में डालने पर वह ऊपर तक भीगता है। कृत्रिम उपग्रह में केशिका नली को जल में खड़ा कर दिया जाए तो जल आसानी से दूसरे सिरे तक चला जाता है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताए हैं वो केशिकत घटना के ही हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, कैपिलरी क्रिया के कारण, क्योंकि जो केशिकत है इसको इंग्लिश में कैपिलरी भी कहते हैं। अब क्वेश्चन है अपने पास 467। आपेक्षिक आर्द्रता, जिसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं, मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, बैरोमीटर। ऑप्शन बी, हाइड्रोमीटर। ऑप्शन सी, हाइग्रोमीटर। ऑप्शन डी, मैनोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर है 467, और बताना है कि आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। जल का घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। बाय चांस पूछा जाए कि जल का घनत्व किससे मापते हैं, तो हाइड्रोमीटर से मापते हैं। मैनोमीटर से गैस का दाब मापा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है गैस का दाब कैसे मापते हैं, तो मैनोमीटर के माध्यम से गैस का दाब मापते हैं, और जल का घनत्व हाइड्रोमीटर के माध्यम से मापते हैं। तो अपना जो क्वेश्चन था, आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं, तो हाइग्रोमीटर। आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर, और जल का घनत्व हाइड्रोमीटर, और गैस का दाब मैनोमीटर। बैरोमीटर से क्या मापा जाता? दाब मापा जाता। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 467 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे 468। देखिए, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते क्योंकि ऑप्शन ए, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। बिल्कुल। ऑप्शन बी, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन सी, दाब अधिक होने से गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है। ऑप्शन डी, दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। बताइए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। अर्थात दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
पहले क्वेश्चन नंबर 468 और एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अब है क्वेश्चन नंबर, देख पा रहे होंगे आप लोग, 469 469। ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती? ऑप्शन ए क्वथनांक बिंदु, ऑप्शन बी गलनांक बिंदु, ऑप्शन सी हिमांक बिंदु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर है अपने पास 469 और आपको बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखिए, ठोस की शुद्धता उसके गलनांक बिंदु के निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है। निश्चित ताप पर कोई ठोस द्रव में परिणत होता है। गलनांक या द्रवणांक बिंदु, जिसको मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं, कहलाता है। जिस निश्चित ताप पर कोई ठोस द्रव वाष्प में बदलता है वह क्वथनांक बिंदु कहलाता है। उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे पानी आप उबाल रहे हो तो वो 100 सेल्सियस पर उबलता है, तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 सेल्सियस होता है। उसे क्वथनांक बिंदु भी हिंदी में कहते हैं। जल में अशुद्धि मिलाने पर जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक बिंदु होता, वह बढ़ जाता है। और दाब बढ़ाने पर जल का जो क्वथनांक होता है वो भी बढ़ जाता है। निश्चित ताप पर कोई द्रव ठोस में बदलता है उसे हिमांक कहते हैं। जैसे मान लो बर्फ है, बर्फ जब जमती है तो उसे क्या कहते हैं? वह हिमांक कहलाता है। जल का हिमांक जैसे 0 सेल्सियस पर। बर्फ कितने पर जमती है? 0 सेल्सियस पर, तो यह हिमांक बिंदु हो गया। फ्रीजिंग पॉइंट इसको इंग्लिश में कहते हैं। ओके। और जब कोई जल क्या है, जब कोई नहीं, जैसे पानी वगैरह उबलता है तो पानी कितने पर उबलना स्टार्ट कर देता? 100 सेल्सियस पर। तो आप कह सकते हैं कि पानी का या जल का जो क्वथनांक बिंदु होता है वह 100 सेल्सियस होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या था क्वेश्चन? ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती? गलनांक बिंदु द्वारा। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर है 470। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? ऑप्शन ए समुद्री पानी में कम संदूषण होता है। ऑप्शन बी समुद्री तरंगे तैराक को तैरने में सहायक होती हैं। ऑप्शन सी समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। ऑप्शन डी समुद्र में पानी का आयतन ज़्यादा होता है। तो समुद्र में तैरना आसान होता है देन तालाब, ऐसा क्यों? समुद्र में तैरना आसान है तबकि ठहरे हुए पानी में तैरना कठिन है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? देखिए बताते हैं। समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। पहला पॉइंट क्या है? समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। इसी कारण तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान लगता है। अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब अपने पास क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 471। देखते हैं 471 क्या है। जब कोई हवा का बुलबुला किसी झील की तलहटी से सतह तक आता है तो ऑप्शन ए यह क्या होता है? चकती की तरह चौड़ा हो जाता है। ऑप्शन बी ये आकार में बढ़ जाता है। ऑप्शन सी ये आकार में कम हो जाता है। ऑप्शन डी इसका आकार वही रहता है। तो क्वेश्चन नंबर आपको बता दिया 471 है और देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जब कोई हवा का बुलबुला किसी झील की तलहटी से सतह तक आता है तो वह आकार में क्या होता है? बढ़ जाएगा। अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों, अब क्वेश्चन है अपने पास 472। 200 किलोग्राम भार की एक नाव पानी में तैरती है। विस्थापित पानी का भार क्या होगा? ऑप्शन ए 100 किलोग्राम, ऑप्शन बी 0 किलोग्राम, ऑप्शन सी 400 किलोग्राम, ऑप्शन डी 200 किलोग्राम। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 200 किलोग्राम भार की नाव पानी में तैरती है। विस्थापित पानी का भार 200 किलोग्राम होता है। आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार कौन से साइंटिस्ट हैं? आर्किमिडीज ने ही सिद्धांत दिया था, बाइंड फोर्स के बारे में दिया था। ठीक है, पानी में तैरने का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने ही दिया था। और इन्होंने एक शब्द चिल्लाया था यूरेका, जिसका अर्थ होता मिल गया मिल गया। फिलहाल दोस्तों 472 का जो एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन डी है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या है? 473 है। जब एक घनी बर्फ खंड 100 छोटे छोटे घनों में छिन्न भिन्न हो जाता है तब उसका तल क्षेत्र ऑप्शन ए घटेगा, ऑप्शन बी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन सी बढ़ा होगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों,
जब एक घनी बर्फ खंड 10 छोटे-छोटे घनों में छिन्न-भिन्न हो जाता है तब उसका तल क्षेत्र क्या होगा? बढ़ जाएगा, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 474। देखिए क्या है? क्वेश्चन है, थर्मस फ्लास्क में लगा गर्म द्रव किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण गर्म बना रहता है? ऑप्शन ए चालन, ऑप्शन बी संवहन, ऑप्शन सी विकिरण, ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों। देखिए दोस्तों, जो थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म द्रव चालन, संवहन, विकिरण प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण गर्म बना रहता है। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 474, और जो इसका एग्जैक्ट आंसर है वो है चालन, संवहन, विकिरण, अर्थात तीनों के माध्यम से थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म जो द्रव होता है वह गर्म बना रहता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर क्या है? 475 है। देखते हैं क्या है 475। 1.2 विशिष्ट घनत्व के द्रव में एक धातु के उस टुकड़े का भार क्या होगा जिसका भार हवा में 80 ग्राम और पानी में 70 ग्राम है? 1.2 विशिष्ट घनत्व के द्रव में एक धातु के उस टुकड़े का भार क्या होगा जिसका भार हवा में 80 ग्राम और पानी में दोस्तों 70 ग्राम है? ऑप्शन ए 60 ग्राम, ऑप्शन बी 65 ग्राम, ऑप्शन सी 62 ग्राम, ऑप्शन डी 68 ग्राम। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 68 ग्राम। कितना हो जाएगा? 68 ग्राम इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट है। दोस्तों ये सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद है सीरीज आपको पसंद आई होगी। आपको दोस्तों बता दें, ये सीरीज बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। इसलिए दोस्तों अगर आपको ऐसा एग्जाम्स देना है जिसमें साइंस आती है तो इस सीरीज को जरूर देखें, और इन्फॉर्मेशन के लिए भी इस सीरीज को देख सकते हैं। दोस्तों इस सीरीज को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।